एपिसोड 1 मल्होत्रा फैमिली। मल्होत्रा फैमिली एशिया की सबसे अमीर फैमिली। इनका हर एक फील्ड में बिजनेस है। मल्होत्रा टेक्सटाइल्स, मल्होत्रा ज्वेल्स, मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस, मल्होत्रा मोटर्स, मल्होत्रा मॉडलिंग इंडस्ट्रीज, मल्होत्रा प्रोडक्शन हाउस वगैरह वगैरह। वीरेंद्र प्रताप मल्होत्रा ये है फैमिली के हेड और हमारे हीरो युवराज ठाकुर के दादू। इनकी उम्र लगभग 70 साल है। इन्होंने ठाकुर एम्पायर की नींव 50 साल पहले रखी थी। अब ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। परिवार के सभी लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इनका फैसला पत्थर की लकीर माना जाता है। सावित्री मल्होत्रा ये है वीरेंद्र प्रताप ठाकुर की पत्नी। उम्र लगभग 68 साल। ये अपनी बहुओं के साथ मिलकर एक अनाथ आश्रम चलाती हैं। इनके 2 बच्चे हैं, रणवीर ठाकुर और रिया कपूर। रिया की शादी देव कपूर से हो चुकी है। रणवीर मल्होत्रा ये हैं वीरेंद्र और सावित्री के बड़े बेटे और हमारे हीरो युवराज के पापा। उम्र लगभग 50 साल। ये ठाकुर एम्पायर को आगे बढ़ा रहे हैं। संजना मल्होत्रा रणवीर ठाकुर की पत्नी। उम्र लगभग 47 साल। ये भी अपनी सास के साथ मिलकर अनाथ आश्रम चलाती हैं। हमेशा अपने बेटे युवराज के स्वभाव को लेकर चिंतित रहती हैं क्योंकि वो थोड़ा दुस्सैल और रूड हैं। युवराज मल्होत्रा ये है इस कहानी के हीरो और ठाकुर एम्पायर के सीईओ। उम्र करीब 25 साल। ये इंडिया ही नहीं, एशिया के टॉप बैचलर माने जाते हैं। आज जो कुछ भी ठाकुर एम्पायर है वो सिर्फ युवराज की मेहनत और टैलेंट का नतीजा है। इनकी पर्सनैलिटी रूड और एरोगेंट मानी जाती है, मगर लोग उनकी आंखों में कुछ अनकहा सा दर्द भी देख सकते हैं। आहिना मल्होत्रा ये रणवीर और संजना की बेटी और युवराज की छोटी बहन है। ये पूरे परिवार की लाडली है और इस वक्त कॉलेज में पढ़ रही है। अब जानते हैं हमारी हीरोइन की फैमिली को। सिया कपूर ये है हमारी कहानी की हीरोइन। उम्र 22 साल। इनकी मां दिया की मौत तब हो गई थी जब सिया सिर्फ 6 साल की थी। तब से सिया अपने मामा मामी के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका में रह रही है। अभय कपूर और रिया कपूर ये हैं सिया के मामा मामी। अभय सिया की मां के जुड़वा भाई हैं और उन्होंने रिया ठाकुर से शादी की थी। इनका एक बेटा है, विवान कपूर। एपिसोड 2 दिल्ली एयरपोर्ट। एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, फोन पर किसी से बात करती हुई। उसने ब्लैक जीन्स, सफेद हाई नेक हाफ टी शर्ट और सफेद सैंडल पहना हुआ था। उसकी कलाई पर एक महंगी ब्रांडेड घड़ी थी। कमर तक लंबे, सीधे और घने काले बालों को उसने पोनीटेल में बांधा हुआ था। उसके पीछे एक और लड़की, जिसने नीली डेनिम जीन्स और सफेद शर्ट पहनी थी, जोर से आवाज लगाती है, यार सिया, जरा धीरे चलना। मुझ नन्ही सी जान पर रहम कर, इतनी तेज क्यों भाग रही है? क्या कोई ट्रेन पकड़नी है? उसकी आवाज सुनकर सिया के कदम रुक जाते हैं। वो एक कोने में जाकर फोन पर फिर से बोलने लगती है, आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने समझ लिया। आपने सफाई भी कर दी है और खाना भी बना दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आते ही फ्रेश होकर सबसे पहले खाना खाऊंगी। आप बेफिक्र होकर गांव जाइए। अगर कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज बिना झिझक मुझे बताइएगा। ये है सिया कपूर। 5 फुट 5 इंच लंबी, दूध सी गोरी त्वचा, बिल्कुल साफ सुथरी कांच जैसी त्वचा, हल्की सी ग्रे आंखें, नन्ही सी नाक और गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ। जब मुस्कुराती है तो गालों में प्यारे डिंपल उभर आते हैं। उसके लंबे सिल्की घने बाल कमर तक लहराते हैं। एकदम परफेक्ट फिगर, जिसे देखकर कोई भी एक पल को ठहर जाए मानो आसमान से कोई परी उतरी हो। फोन काटकर सिया पलटती है। उसी समय पीछे से दौड़ती हुई लड़की आकर उसका कंधा पकड़ती है और हाँफते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। सिया मुस्कुराकर गर्दन हिलाती है और कहती है, जानवी, तुम क्यों मेरे पीछे दौड़ रही थी? मैंने कहा था ना कि मुझे शारदा आंटी से बात करनी है। तुम मामा मामी और विवान के साथ आओ, मैं यही इंतजार करूंगी। सिया की बात सुनकर जानवी आंखें बड़ी करके घूरती है और बोलती है, तू ऐसा कैसे कह सकती है सिया? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, और ये तो दूसरा देश है। हम अमेरिका से इंडिया आए हैं, ऐसे में मैं तुम्हें यहां अकेला कैसे छोड़ सकती हूं? जानवी की ये अजीब और बेहिसाब बात सुनकर सिया उसे थोड़ा हैरानी से घूरती है। प्रिंसेस बन गई हो तुम? कॉल पर कौन था वैसे इंडिया आते ही? सिया के मामा अभय जी ने आते ही उससे पूछ लिया।
सिया कुछ जवाब देती उससे पहले ही रिया वहां आती है और कहती है, अभय डाइट का कॉल था, पूछ रहे थे कि कब तक घर पहुंचेंगे। हाँ, यहाँ से निकलेंगे तभी तो पहुंचेंगे ना प्रिंसेस, बाकी बातें घर जाकर करना, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मल्होत्रा मेंशन नहीं जा रही, सिया ने शांत लेकिन ठोस लहजे में कहा। मल्होत्रा मेंशन नहीं जा रही हो, इसका क्या मतलब है सिया? रिया ने चौंकते हुए पूछा। अभय, विवान और रिया तीनों सवाल भरी निगाहों से उसे देखने लगे। सबकी ओर देखती हुई सिया ने एक लंबी सांस ली और रुकते रुकते लगभग हिचकियों के साथ बोली, मैं दिल्ली प्रेम भूमि निवास जाना चाहती हूँ। एपिसोड 3 सिया की बात सुनकर अभय ने कुछ पल ध्यान से सिया की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उन्हें रोकते हुए सिया ने कहा, नहीं बड़ी, आप मेरे साथ नहीं आ सकते, आपको मल्होत्रा मेंशन जाना चाहिए। दादू कब से सबका इंतजार कर रहे हैं और मामी जी के बारे में भी सोचिए, वो कितने वक्त बाद अपने परिवार से मिल रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती, आप लोग मल्होत्रा मेंशन जा रहे हैं बस। ठीक है, मेरी प्रिंसेस का हुक्म सिर आंखों पर, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि वहां जाकर तुम बिल्कुल भी उदास नहीं होगी, खुद को अकेला नहीं समझोगी और अपना अच्छे से ख्याल रखोगी। अरे ऐसे कैसे उदास हो जाएगी, मैं हूं ना इसका ध्यान रखने के लिए, जानवी ने बीच में आते हुए कहा। बंदरिया, क्या किसी का ध्यान रखेगी? पहले खुद का ध्यान रखना तो सीख ले, हर वक्त गिरिजा बनकर गिरती रहती है, विवान ने धीरे से बड़बड़ाया। लेकिन उसकी बात वहां खड़े सबने सुन ली थी। जानवी ने कमर पर हाथ रखते हुए और आंखें दिखाते हुए कहा, तुम बंदर जैसी शक्ल के चमगादड़ कही के? क्या कहा तुमने? ओए छिपकली, ये बंदर और चमगादड़ किसे कहा? विवान चिढ़ते हुए बोला। जवाब में जानवी कुछ कहती उससे पहले ही सिया ने अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, देख रही हैं बड़ी, आप इन दोनों को मेरे साथ भेज रही थी मेरा ख्याल रखने के लिए, और ये दोनों तो एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते, हर वक्त अखाड़े में कूदने को तैयार रहते हैं, बस मौका चाहिए इनको। सिया की बात पर अभय हंसते हुए बोले, वैसे विवान बेटा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये गिरिजा क्या था? विवान ने भी हंसते हुए कहा, डैड, ये हर जगह गिरती पड़ती रहती है, इसलिए जानवी से अच्छा गिरिजा नाम इस पर ज्यादा सूट करता है। इस पर दोनों ने हाई फाइव किया और जोर जोर से हंसने लगे। दोनों को खुद पर हंसते देख जानवी ने रिया से रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आंटी देखो ना, ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इस चमगादड़ तक तो ठीक था, लेकिन अब अंकर भी मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी रुआंसी आवाज सुनकर रिया ने अभय और विवान को आंखें दिखाते हुए कहा, चुप हो जाइए आप दोनों, क्यों इतनी प्यारी बच्ची का मजाक बना रहे हैं? उनका ये मेलोड्रामा देखकर सिया ने सबको टोकते हुए कहा, एक काम करिए, आप सब यहीं रहिए, मैं अपने साथ किसी को भी नहीं ले जाऊंगी, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूं। ध्यान रखने की जरूरत आप सबको है। सिया की डांट सुनकर सब चुप हो गए। विवान और जानवी ने सिया का एक एक हाथ पकड़ लिया, जैसे कहना चाह रहे हों कि हम तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। उनकी इस मासूम हरकत पर सिया ने एक गहरी सांस ली और अभय व रिया से कहा, बड़ी मामी जी, आप लोग मल्होत्रा मेंशन जाइए, मैं कल सीधा आप सबसे खाटू श्याम जी में मिलूंगी। सिया की बात पर अभय कुछ कहने के लिए मुंह खोलते ही थे कि सिया ने आगे कहा, एक रात की ही तो बात है बड़ी, आज मैं दिव्य प्रेमभूमि निवास में ही रहना चाहती हूं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना और इन दोनों गगों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और कल समय पर खाटू श्याम जी पहुंच जाऊंगी। बस अब ये फाइनल हुआ और बात यहीं खत्म हुई। और मामी जी, आपको अब यहीं रहना है क्या? दादू कब से आप सबका इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर अभय और रिया अपनी कार में बैठकर मल्होत्रा मेंशन की ओर रवाना हो गए और दूसरी कार में सिया, जानवी और विवान दिव्य प्रेम भूमि निवास की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे दिव्य प्रेम भूमि निवास पहुंचे, जानवी और विवान तीनों का सामान निकालने लगे और सिया बस एकटक उस घर को निहारती रही, वो घर जिसे देखकर वो अपनी पुरानी यादों में खो गई। दिव्य प्रेम भूमि निवास, ये वही घर था जिसे सिया की माँ दिव्या और मामा अभय के माता पिता श्री प्रेम कपूर और नैना कपूर ने उनके जन्म के समय बनवाया था। उसी वक्त नैना जी ने बड़े प्रेम से इस आशियाने का नाम अपने परिवार के नाम पर रखा था, दिव्य प्रेम भूमि। ये उनका सपना था, उनका स्नेह से भरा घर। मगर दिव्या और अभय के जन्म के 2 साल बाद ही एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे कपूर परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एपिसोड 4, नैना जी का देहांत हो गया था।
उनका ब्रेन ट्यूमर अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। उनके यूं अचानक साथ छोड़ देने के बाद श्री प्रेम कपूर गहरे अवसाद में चले गए। वो बहुत दुखी रहते थे। उस समय दिव्या और अभय केवल 2 साल के थे। प्रेम जी अपने बच्चों को अकेले संभाल पाने में असमर्थ थे। ऐसे मुश्किल समय में उनका साथ निभाया नैना जी की सबसे घनिष्ठ मित्र शालिनी ने। शालिनी और नैना की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी थी। शालिनी ने दिव्या और अभय को अपने ही बच्चों की तरह पाला। कुछ समय बाद प्रेम जी के परिवार के कहने पर शालिनी और प्रेम ने बच्चों की भलाई के लिए आपस में विवाह कर लिया। शालिनी की पहले से ही एक 6 साल की बेटी थी, वानी। वानी के पिता एक सड़क दुर्घटना में इस दुनिया से जा चुके थे। नैना जी के जाने के बाद और शालिनी से विवाह के कुछ समय बाद मिस्टर प्रेम ने दिव्य प्रेम भूमि निवास में रहना बंद कर दिया था। हालांकि जब वानी बड़ी हुई तो वो अक्सर सिया को यहाँ लाया करती थी, इसलिए सिया इस घर और इसकी हर याद से जुड़ी रही। दूसरी तरफ कार में बैठे रिया और अभय बात कर रहे थे। रिया ने कहा, हमें बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, खासकर सिया को। वहां रहकर वो दीदी को याद करके और ज्यादा उदास हो जाएगी। अभय ने शांत स्वर में कहा, तुम भूल रही हो रिया, सिया कोई कमजोर लड़की नहीं है। उसका IQ और EQ दोनों ही बहुत उच्च स्तर के हैं। वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों ही रूपों में बहुत मजबूत हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, वो खुद को संभाल लेगी। अभय की बात सुनकर रिया थोड़ा शांत हो गई। कुछ देर बाद उनकी कार मल्होत्रा मैंशन पहुंचती है। मल्होत्रा मैंशन भारत का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा मैंशन। 20 एकड़ में फैला शुद्ध सफेद संगमरमर से बना ये महलनुमा घर जितना भव्य है, उतनी ही सख्त इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी है। यहाँ हर सुविधा अत्याधुनिक है। मैंशन के मुख्य द्वार के ऊपर हीरे जैसी चमक में मैंशन लिखा हुआ था। जैसे ही रिया ने अपने घर को देखा, वो खुशी से झूम उठी। कई वर्षों बाद वह अपने परिवार से मिलने जा रही थी। वो उत्साहित होकर अभय का हाथ पकड़कर तेजी से अंदर की ओर बढ़ गई। से घर के अंदर जाती है। अंदर लिविंग रूम में रिया के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस वीरेंद्र प्रताप और सावित्री मल्होत्रा, रिया के भाई भाभी मिस्टर और मिसेस रणवीर और संजना मल्होत्रा बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। रिया दौड़ती हुई अपनी मां सावित्री के गले लग जाती है और चहकती हुई आवाज में कहती है, मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप सबको बहुत याद किया। रिया और अभय से मिलकर सबके चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। फिर संजना जी दरवाजे की तरफ नजर डालते हुए पूछती हैं, रिया, सिया, विवान और जानवी कहाँ हैं? उनकी बात पर अभय जवाब देता है, भाभी, वो तीनों दिव्य प्रेम भूमि निवास गए हैं। सिया का बहुत मन था वहां जाने का। वो आज रात वहीं रहेंगे और कल सीधा पूजा के समय खाटू श्याम जी में ही मिलेंगे। अभय की बात सुनकर संजना जी मुस्कुराते हुए कहती है, लो, अब बच्चों से मिलने के लिए हमें एक और रात इंतजार करना पड़ेगा। फिर सब लोग मिलकर डिनर करने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिव्य प्रेम भूमि निवास में जैसे ही सिया घर के अंदर कदम रखती है, वो अपनी मां दिव्या को हर तरफ महसूस करने लगती है। वो पूरे घर में घूम घूम कर अपने बचपन की यादों को ताज़ा करती है। फिर वो तीनों अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाते हैं। इसके बाद साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर खत्म होते ही विवान तो ऊंट, गधे, हाथी, घोड़े बेचकर गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन सिया और जानवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं, जैसे दोनों के दिमाग में कुछ शरारती चल रहा हो। जानवी सिया की तरफ देखकर कहती है, सिया डार्लिंग, चलना, दिल्ली की सड़कों पर मटर गश्ती करते हैं। उसकी बात सुनकर सिया की आंखों में भी चमक आ जाती है। फिर दोनों जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हैं। दोनों ने काले रंग की जीन्स, काली शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट पहनी होती है और साथ में बूट्स। फिर दोनों दबे पांव घर से बाहर निकल पड़ती हैं। एपिसोड 5। बाहर आकर जानवी कार की तरफ बढ़ रही थी। तभी सिया उसे रोकते हुए बोली, जानो मेरी जान, आज कार से नहीं बाइक से जाएंगे, वो भी रेस लगाते हुए। बोल, क्या बोलती है? सिया की बात सुनकर जानवी की आंखों में चमक आ गई
और वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ एक्साइटेड होकर चिल्लाई, ओह ये यही तो बात थी सिया वाली, आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर जानवी थोड़ा शरारत से बोली, चुप का जा मेरी माँ, अगर उस कुंभकर्ण ने सुन लिया ना तो दिल्ली की सड़कों पर मटर गश्ती होने से रही, उल्टा मामी जी के साथ झाड़ू पोछा करने वाली मटर गश्ती हो जाएगी। सिया ने आंखें निकालते हुए उसका मुंह बंद किया और बोली, बस कर अब, जल्दी चल। फिर दोनों दोस्त रेस लगाते हुए अपनी बाइक को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने लगी। रास्ते में हमेशा की तरह दोनों गाना गाने लगी, मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी, बगल में आया ही ना अकल में, के भागे हम या भीगे हम अकड़ में, तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। दोनों बाइक पर झूमती गुनगुनाती मस्ती करती आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र एक आइसक्रीम शॉप पर पड़ी। सिया उस शॉप को अच्छे से पहचानती थी। बचपन में वो अपनी माँ दिव्या के साथ अक्सर यहीं आइसक्रीम खाने आया करती थी। सामने का नज़ारा देखते ही सिया की आंखें छोटी हो गईं, जैसे कोई मीठी याद सामने आ गई हो। उसने अचानक ब्रेक मारा और बाइक से उतर गई। उसे देखते ही जानवी भी बाइक से उतरी और सामने देखते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती मुस्कान आ गई, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो गया हो कि कुछ जबरदस्त होने वाला है। दरअसल सामने आइसक्रीम शॉप पर 4-5 गुंडे शॉप ओनर के साथ गुंडागर्दी और बदतमीजी कर रहे थे। शॉप ओनर थोड़े उम्रदराज थे और डरे सहमे से दिख रहे थे। तभी जानवी दौड़ती हुई उनके पास गई और बोल पड़ी, अरे 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 गुंडे भाई लोग, 1 मिनट रुक जाओ। फिर उसने अपना रुख शॉप ओनर की तरफ किया और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल जी घबराइए मत, आज आपको यहाँ आइसक्रीम शॉप पर ही फ्री में एक जबरदस्त एक्शन मूवी देखने को मिलेगी। एपिसोड 6। उन अंकल को अपने सामने गिड़गिड़ाते देख वो गुंडा जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अंकल को कसकर धक्का दे दिया। अंकल लड़खड़ाए और गिरने ही वाले थे कि तभी कोई अचानक आगे बढ़ा और उन्हें थाम लिया। वो कोई और नहीं, सिया थी। सिया ने अंकल को संभालते हुए कहा, अंकल आप ठीक तो हैं, कहीं चोट तो नहीं आई? अंकल बोले, नहीं बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सिया ने सिर हिलाया और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर बैठाया। फिर गुस्से से उन गुंडों की ओर बढ़ते हुए बोली, ये कैसी गुंडागर्दी मचा रखी है आपने? सिया की बात सुनकर सामने से एक टकला गुंडा आगे आया और बोला, लो भाई, एक लड़की क्या कम थी जो दूसरी चमकीली भी आ गई? जबान दोनों की तो जैसे कैची हो। कोई बात नहीं, इसे भी बंद करना आता है हमें, सबक सिखाना ही पड़ेगा। टकले की ये बात सुनकर जानवी खिलखिलाते हुए बोली, अरे टकले जरा आराम से, सबक सिखाने के चक्कर में कहीं सबक खुद को ही ना मिल जाए। उसकी ये बात सुनकर सभी हंस पड़े, लेकिन टकले का पारा चढ़ गया और वो गुस्से में झल्लाता हुआ बोला, तेरी तो। वो आगे बढ़ ही रहा था कि एक दूसरा गुंडा उसे रोकते हुए बोला, बबन भाई देखो ना इस लड़की को, कितनी सुंदर है भाई, इसे देखकर तो मेरा मन डोला रे डोला करने लगा। ये तो बड़ी स्पेशल लग रही है भाई, इसे तो मैं ही लूंगा। टकला यानी बबन सिया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, बात तो एकदम सही कही रे खजूर, माल तो जबरदस्त है, चल इस लैला को अपन अपने अड्डे पे ले चलते हैं। उनकी इस बेहुदा बात पर सारे गुंडे हंसने लगे और सिया की ओर ललचाई नजरों से देखने लगे। ये सब सुनकर शॉप ओनर अंकल घबरा गए, लेकिन जानवी ने फिर से उन गुंडों का मजाक उड़ाते हुए कहा, खजूर यही नाम है ना तेरा? जिस लड़की को देखकर तेरा दिल डोला रे डोला करने लगा है, वो कहीं तुझे खजूर के पेड़ पर उल्टा न लटका दे। इस बार सब और जोर से हंसे, लेकिन गुंडों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वे जानवी की ओर बढ़ ही रहे थे कि सिया ने खजूर का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अब जब तुम्हारा मन डोलने लगा है तो क्यों न तुम्हारे इस शरीर को भी डोलवा दिया जाए। फिर सिया जानवी की ओर देखती है और शरारती मुस्कान के साथ कहती है, बोलो जानू, कैसा आइडिया लगा? जानवी झटपट बोलती है, एकदम झकास। उनकी इस अजीबोगरीब बातचीत वो देखकर सभी हैरान थे। ये बात जानवी से सहन नहीं हुई तो उसने खुद ही सबका भ्रम तोड़ा और बोली, अरे हरे, आप सब कंफ्यूज मत होइए, मैंने जो एंटरटेनमेंट की बात की थी ना, वो अभी शुरू होने वाला है। चलिए जल्दी से बैठिए और देखिए एक्शन मूवी
वो भी लाइव। उनकी बात सुन वही बैठा एक छोटा बच्चा जो आइसक्रीम खा रहा था मासूमियत से बोला, दीदी आप कौन सी मूवी की बात कर रही हो? ये तो आइसक्रीम शॉप है। जानवी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बगल में बैठाते हुए बोली, अरे बेटा अब समझ में आ जाएगा, आज फ्री में आइसक्रीम शॉप पर ही जबरदस्त एक्शन मूवी देखने को मिलेगी, चलो जल्दी से बैठ जाओ। फिर सिया ने खजूर का हाथ जोर से मरोड़ा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। वो 4-5 राउंड घूमता हुआ जाकर जमीन पे गिर पड़ा। उसी समय जानवी ने टेबल पर तबला बजाया और गाना शुरू किया, डोला रे डोला रे डोला रे डोला, दिल डोला मन डोला तन डोला रे डोला। क्यों खजूर, डोला ना? सिया के उस थप्पड़ की गूंज से पूरा शॉप गूंज उठा। लोग पहले चौंके, फिर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। एपिसोड 7। सिया ने दोबारा उन गुंडों की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो उन सबकी हालत पतली हो गई। वो सब सिया के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। सिया ने उन्हें देखते हुए कहा, तुम सबको देखकर मुझे एक फेमस डायलॉग याद आ रहा है, अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? सिया की ये बात सुन जानवी पीछे कैसे रहती, वो भी फुल ऑन स्टाइल में बोली, सिया मुझे भी एक डायलॉग याद आ गया, साले गैंडे जैसी शक्लें और गैंडे जैसी अकल है। उन दोनों की ये डायलॉग सुनकर वहां मौजूद लोगों की हंसी नहीं रुकी, सब पेट पकड़कर हंसने लगे। फिर सिया ने सभी गुंडों को एक एक करके ठिकाने लगाया और उन्हें वहां से भगा दिया। उसके बाद सिया ने अपने लंबे खूबसूरत बालों को समेटकर हेलमेट पहना और जानवी के साथ आइसक्रीम लेकर बाइक पर सवार हो गई। सामने की दिशा में खड़ी 2 कारें। पहली कार में एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल थी, सिया को देखकर मुस्कुराया और बोला, वाकई क़यामत है, अगर किस्मत में होगा तो तुमसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी, मेरी क़यामत। वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। दूसरी कार में बैठा एक और लड़का जिसकी नीली आंखें और टफ लुक था। वो लगातार सिया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। चेहरा एकदम शांत था, लेकिन आंखों में कुछ था, शायद प्रभावित हो गया था। वो और कोई नहीं बल्कि युवराज मल्होत्रा था। कार के अंदर अहाना और युवराज। अहाना थोड़ी उदास सी लग रही थी। युवराज, क्या हुआ अहाना, तुम तो बहुत अपसेट लग रही हो, अभी तो तुम फ्रेंड्स के साथ चिल करके आ रही हो। अहाना, कुछ नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, बस उस फाइटर गर्ल से मिल नहीं पाई। वो कितनी अमेजिंग थी ना, खूबसूरत इतनी कि नज़र हटे ही ना, और उसकी दोस्त इतनी फनी थी, उसने तो गानों में भी सिया का नाम डाल दिया। ओह गॉड, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई कॉमेडी एक्शन मूवी लाइव देख रही हूँ। अहाना उसके बाद सिया की तारीफों में खोई रही और युवराज फोन में व्यस्त हो गया। अहाना नाराजगी से, भैया आप बहुत बोरिंग हो। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान दी। मल्होत्रा मेंशन एंट्री। अहाना घर में एंटर करती है और विश करते हुए हाथ हिलाती है जैसे खुद को सुपर वुमन समझ रही हो। सभी फैमिली मेंबर्स उसे अजीब नजरों से देखते हैं। संजना जी, अहाना, बेटा ये क्या कर रही हो, ऐसे हाथ चलाओगी तो चोट लग जाएगी। अहाना चहकते हुए बोली, मॉम आपको पता ही नहीं मैंने क्या देखा, एकदम फिल्मी सीन। सभी मुस्कुरा देते हैं। दादू, ऐसा क्या देख लिया हमारी अहाना ने जो इतनी चहक रही है? अहाना दादाजी के पास जाकर बैठती है और कहती है, आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम खाने गई थी, वहां कुछ गुंडे आ गए और उन अंकल के साथ बदतमीजी करने लगे और वहां गुंडागर्दी करने लगे। अहाना की बात सुनकर रणवीर ने थोड़ा टेंशन लेते हुए पूछा, अहाना तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं? उसकी बात पर अहाना ने कहा, अरे डैड मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। फिर वो आगे बताते हुए बोली, जब वो लोग गुंडागर्दी कर रहे थे ना, उसी वक्त वहां बाइक पर 2 लड़कियां आईं, दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं। उनमें से एक लड़की ने उन सभी गुंडों की जो धुलाई की है ना, मैं बता नहीं सकती, वो लड़की सुपर वुमन थी। हाँ सुपर वुमन, क्या रिफ्लेक्सेस थे, कितनी स्मूथ फाइटिंग थी, वाओ, मैंने ऐसा एक्शन सीन रियल लाइफ में पहली बार देखा है। शी वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग। और उसके साथ जो दूसरी लड़की थी ना, वो तो बहुत ही फनी थी। उसने जो उन गुंडों का मजाक उड़ाया है ना, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। दोनों ही एकदम कमाल की थी। और वो फाइटिंग वाली लड़की, वो भी मजाक करते करते उन गुंडों की ऐसी पिटाई कर रही थी, सच में दोनों जबरदस्त थी। बस एक बात का अफसोस है, काश मैं उनसे मिल पाती। अहाना ऐसे ही खोई सी उन दोनों की तारीफों में लगी हुई थी।
उधर रिया और अभय दोनों सन्न रह गए। रिया ने तिरछी नजर से अभय की ओर घूरते हुए कहा, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये दोनों महान लड़कियां कौन थीं। मैंने पहले ही कहा था उन्हें अकेला मत छोड़ो, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अभय ने रिया की बात पर थोड़ी सफाई देते हुए कहा, अरे रिया, तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो कि वो हमारी प्रिंसेस और जानवी थी? कोई और भी तो हो सकती हैं। अभी अभय की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से अहाना की आवाज फिर उनके कानों में पड़ी। अरे हाँ, मुझे उस ब्यूटीफुल फाइटर गर्ल का नाम भी पता चल गया है। उसका नाम सिया है और उसकी वो फनी दोस्त, वो तो बार बार उसे सिया नाम से ही पुकार रही थी और उसने तो गाने की लिरिक्स में भी सिया का नाम डाल दिया था। ओ गॉड, दैट वॉज सो इंटरेस्टिंग। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई कॉमेडी एक्शन मूवी लाइव देख रही हूं। अब तो रिया ने फिर से अभय की तरफ घूर कर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो, लो, अब तो नाम भी पता चल गया। कुछ घंटे भी नहीं हुए आए हुए और हमारी प्रिंसेस कांड पे कांड कर रही है। आने दो इन्हें, कल तो मैं इनकी अच्छी खिंचाई करने वाली हूं। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें। और वो गधे की औलाद, कुंभकर्ण का बच्चा, जरूर अब तक गधे घोड़े बेचकर सो गया होगा। रिया की ये बातें सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, अरे रिया, ऐसा भी मत कहो, वो हमारी ही औलाद है। तुम उसे गधा कहो, लेकिन फिर मासूम चेहरा बनाते हुए बोला, गधे का बच्चा मत कहो यार। एपिसोड 8। उवराज अपने कमरे में फ्रेश होकर सोफे पर बैठकर काम कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने सिया का खूबसूरत चेहरा आ रहा था, जिससे वो परेशान हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं, जिसे मैं जानता तक नहीं, उसने खुद से कहा। उवराज ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने कमरे से अटैच बालकनी में चला गया। वहां खड़े होकर वो खाली आसमान में मौजूद चांद को एकटक देखने लगा। सिया को देखने के बाद उवराज को उसकी तरफ एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, जो उसकी समझ से परे था। अब तक उवराज ने अपनी गर्लफ्रेंड मानवी के अलावा किसी और लड़की की तरफ देखा तक नहीं था, लेकिन पहली बार आज सिया को देखकर उसने कुछ अलग महसूस किया, जो उसे मानवी के साथ भी कभी नहीं हुआ। यही बात उसे बेचैन कर रही थी। आखिरकार उवराज अपने कमरे में आकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। उसे अगली सुबह पूरे परिवार के साथ राजस्थान स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर जाना था। अब जानते हैं कि ये सभी लोग खाटू श्याम जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं। दरअसल परिवार के सभी सदस्य हर साल इस दिन खाटू श्याम जी के मंदिर में एक विशेष पूजा करवाने जाते हैं। खाटू श्याम भगवान उनके कुल देवता हैं। ये पूजा उवराज के जुड़वा भाई विक्रम मल्होत्रा के नाम पर होती है। उवराज और विक्रम का जन्म इसी दिन हुआ था। संजना जी को जुड़वा बच्चे हुए थे, विक्रम और उवराज। जब वे दोनों 9 साल के थे, तब मुंबई में हुए आतंकवादी बम ब्लास्ट में विक्रम की जान चली गई थी। उस दिन के बाद से हर साल विक्रम और उवराज के जन्मदिन के दिन पूरा परिवार खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर विक्रम के नाम से पूजा करवाते हैं। दूसरे दिन सुबह लिविंग हॉल में दादाजी और अभय बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। रणवीर अपने ऑफिस का कुछ काम निपटा रहे थे, दादी जी मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी और संजना जी नौकरों से जरूरी काम करवा रही थीं, जो उन्हें अपने साथ खाटू श्याम जी के मंदिर ले जाना था। पूजा पूरी करने के बाद जब दादी जी हॉल में आईं तो उन्होंने संजना जी से कहा, संजना बेटा, सारी तैयारियां हो गईं? तैयारी तो पूरी हो गई है माँ, लेकिन देखिए ना, ये यूवी सुबह सुबह ऑफिस चला गया और ये आना अब तक नीचे नहीं आई है। पता नहीं ऐसा क्या तैयार हो रही है। और यूवी को मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं, जब उसके पापा ही ऑफिस का काम लेकर बैठे हुए हैं। संजना जी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। संजना जी की ये बातें दादी जी मुस्कुराते हुए सुनती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी जाने में वक्त है ना, सब काम वक्त पर हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वहीं सीढ़ियों से नीचे आती हुई आहना ने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी। वह तेजी से दौड़ती हुई अपने डैड और दादाजी के पास आई और बोली, देखिए ना दादू, मॉम फिर से मेरी कंप्लेन कर रही हैं। मैंने कहा था थोड़ा वक्त लगेगा, मैं तो टाइम पर तैयार होकर आ भी गई। लो, अभी यूवी भैया नहीं आए, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता।
ऐसा कहकर आहना मुंह फुला लेती है। उसकी नाराजगी देखकर दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हमारी नन्ही गुड़िया के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। तभी आहना जिज्ञासु होकर पूछती है, वैसे दादाजी, आप फूफा जी से क्या बात कर रहे थे? कोई सीरियस बात है क्या? आहना की इस बात पर घर के बाकी लोग भी ध्यान से दादाजी और अभय की ओर देखने लगते हैं, जो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे नहीं नहीं क्यूटी पाई, हम कोई सीरियस बात नहीं कर रहे थे, अभय ने मुस्कुराते हुए आहना से कहा। रणवीर जी, जो काफी देर से लैपटॉप पर काम कर रहे थे, उन्होंने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, चलिए, अगर सारी तैयारियां हो गई हैं तो हमें निकलना चाहिए। यूवी हमें एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा। रणवीर की बात पर दादी जी अभय और रिया से पूछती हैं, अरे बेटा, सिया अभी तक आई नहीं है, वो भी तो हमारे साथ चल रही है ना? उनकी बात पर रिया जवाब देती है, माँ, सिया हमें सीधा वहीं मिलेगी, हमारी बात हो चुकी है। फिर बस सभी लोग एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें युवराज के साथ खन्ना फैमिली भी मिलती है। एपिसोड 9। खन्ना फैमिली में वीरेंद्र मल्होत्रा के दोस्त अभिजीत खन्ना और उनके पोते रोहित खन्ना व पोती जानवी खन्ना हैं। जानवी खन्ना से तो आप मिल ही चुके हैं, सिया की बेस्ट फ्रेंड, जो बचपन से ही सिया के साथ अमेरिका में रही है। रोहित खन्ना युवराज का बचपन का दोस्त है। वो अपनी कंपनी के काम के साथ साथ युवराज की कंपनी के काम में भी मदद करता है, क्योंकि युवराज की कंपनी एशिया की टॉप कंपनियों में से एक है। सिया के दोस्त रोहित से एयरपोर्ट पर सभी एक दूसरे से मिलते हैं। फिर सभी लोग मल्होत्रा फैमिली के प्राइवेट जेट में बैठकर राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर सिया तैयार होकर लिविंग हॉल में बैठी विवान और जानवी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार उसका पेशेंस लेवल क्रॉस हो जाता है, तो वो जोर से चिल्लाकर कहती है, अगर 5 मिनट के अंदर तुम दोनों यहां नहीं आए ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी, और मैं सीरियसली मीन इट। सिया की धमकी सुन दोनों 5 मिनट से पहले ही नीचे आ जाते हैं। विवान कहता है। उसकी बात पर सिया कहती है, बड्डी, मामी जी और दादाजी, सबके कॉल्स पे कॉल्स और मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, और मामी जी ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हम टाइम से वहां नहीं पहुंचे तो वो कुछ ऐसा करेंगी जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए मैं तो चली, तुम दोनों का तुम्हें देखना है। फिर वो तीनों जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचकर राजस्थान की फ्लाइट में बैठ जाते हैं। फ्लाइट में बैठते ही सिया को कुछ बेचैनी सी होने लगती है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो, लेकिन वो इस ख्याल को झटक देती है और आंखें बंद कर लेती हैं। फ्लाइट में भी जानवी और विवान अपनी बातों से बाज नहीं आते, जिससे सिया इरिटेट हो जाती है। वो उन्हें आंखों से घूरते हुए धमकी देती है, अगर तुम दोनों चुप नहीं हुए ना, तो मैं तुम दोनों को यहां से धक्का दे दूंगी, फिर आते रहना स्काई डाइविंग करते हुए। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट जेट में दादाजी अभय से कहते हैं, अभय, वो पेपर्स रेडी है ना? सिया ने उस पर साइन कर दिए हैं ना? जिसके जवाब में अभय कहते हैं, जी पापा, प्रिंसेस ने पेपर साइन कर दिए हैं, पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। बिना प्रिंसेस की जानकारी के ये करना सही नहीं रहेगा, और युवराज वो कभी नहीं मानेगा। उसकी चिंता तुम मत करो अभय बेटा, ये करना जरूरी है। और भूलो मत, दिव्या की इच्छा क्या थी। ये सब तो बरसों पहले ही तय कर दिया गया था, उसे बदलने वाले हम कौन होते हैं। रही बात युवराज की, तो उसे ये फैसला मानना ही पड़ेगा। दादाजी की बात पर अभय आगे कहते हैं, लेकिन पापा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं अभय, जो हमने तय किया है वही करेंगे। दादाजी की बात सुनकर अभय ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है पापा, जैसा आप चाहें, लेकिन हमें बाकी परिवार वालों से तो ये बात कर लेनी चाहिए। और वैसे भी जब प्रिंसेस को पता चलेगा कि उसके बड्डी ने उसके साथ क्या किया है, तब वो पक्का मुझसे बहुत नाराज होगी। एपिसोड 10। राजस्थान, खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम मंदिर भारत के राज्य राजस्थान के सीकर जिले में सीकर शहर से लगभग 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान कृष्ण और बर्बरीक की पूजा के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, जिन्हें अक्सर कुल देवता के रूप में पूजा जाता है।
भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में बर्बरीक का असली सिर स्थापित है। बर्बरीक एक महान योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान श्रीकृष्ण के कहने पर अपना सिर गुरु दक्षिणा स्वरूप काटकर उन्हें अर्पित कर दिया था। इसके बाद श्रीकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। खाटू श्याम जी का ये मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि वे भगवान कृष्ण के कलयुग में अवतार हैं, इसी कारण इनकी पूजा का विशेष महत्व है। खाटू श्याम जी को उनके गुणों के आधार पर कई नामों से जाना जाता है। अब दृश्य मंदिर परिसर का। सभी लोग मंदिर पहुंच चुके थे। पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे। पूजा उवराज के हाथों होनी थी, इसलिए वो पंडित जी के साथ था। बाहर पूरा परिवार मौजूद था। सिया, जानवी और विवान भी अभी पहुंचे ही थे। सिया को देखते ही आहना खुशी से उछल पड़ी और सबको बताते हुए बोली, मॉम, डैड, दादाजी, दादी माँ, यही है वो फाइटर गर्ल जिसके बारे में मैंने आप सबसे कहा था। फाइटर गर्ल शब्द सुनते ही सिया और जानवी की आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने सहमी हुई नजरों से रिया की तरफ देखा, जो उन्हें ऐसे घूर रही थी मानो खा जाएगी। वहीं विवान इस पूरी बात से कंफ्यूज हो गया था। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अपनी सफाई में सिया कुछ कहती, उससे पहले ही रिया ने उसे चुप कराते हुए कहा, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ती। थोड़ी सी दिल क्या दी, ये लड़कियां तो सीधे गुंडागर्दी पर उतर आती है। सिया और जानवी चुपचाप उनकी डांट सुन रही थीं और पूरा परिवार मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। विवान को जब सारी बात समझ आई तो वो नाराज हो गया और अपनी बहन से बोला, सिया, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो, मुझे क्यों साथ नहीं ले गई? अगर मैं साथ होता तो किसी गुंडे की मजाल नहीं थी कि वो तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करता। उसकी बात सुनकर रिया ने तुरंत उसके कान पकड़ लिए और कहा, अच्छा क्या करते तुम जाकर? मुझे भी बताओ, ये लड़की तो मेरी सुनती नहीं है, अब तुम्हें भी गुंडागर्दी करनी है क्या? रिया जी की डांट सुनकर विवान दर्द से कराहते हुए बोला, माँ छोड़िए मेरा कान, मेरा कान बाहर आ जाएगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर मेरा कान बाहर आ गया तो मैं आपकी डांट कैसे सुन पाऊंगा? रिया, जो कब से तीनों बच्चों को डांट रही थी, उन्हें दादाजी ने रोकते हुए कहा, रिया बेटा, जाने दो, बच्चे हैं, गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। उनकी बात पर रिया ने कहा, नहीं डैड, आप नहीं जानते इन तीनों को, नहीं करेंगे नहीं करेंगे कहकर हर बार पहले से बड़ी गलती करते हैं और फिर मेरे पास ऐसी मासूम शक्ल लेकर खड़े हो जाते हैं जैसे इनसे ज्यादा मासूम तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मॉम, इन सब बातों में आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? सिया ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे तो खुद अभी आप सबसे ही पता चला है कि कल क्या कांड हो गया था। उसकी बात पर सिया और जानवी दोनों ने ही एक एक मुक्का विवान की पीठ पर जड़ दिया, जिससे बेचारा गिरते गिरते बचा। वो दोनों से बोला। सिया ने रिया जी की तरफ कान पकड़कर कहा, सॉरी मामी जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। उसकी बात पर रिया ने कहा, तुम हमेशा मारपीट करके आती हो और जब मुझे पता चलता है तो बस एक सॉरी कह देती हो। ये हर बार का है। मुझे बस तुम्हारी फिक्र सताती रहती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जब देखो तब गुंडों से उलझती रहती हो। रिया जी की बात पर विवान और जानवी दोनों ताली बजाकर जोर से हंस पड़े। बाकी सब ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कि ये दोनों सच में पागल हो गए हैं, जबकि सिया अच्छी तरह समझ गई थी कि वे क्यों हंस रहे थे। उसने घूर कर उनकी ओर देखा। एपिसोड 11। रिया जी की इस बात पर विवान और जानवी दोनों ताली बजाकर जोर से हंसने लगे और बाकी सभी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे, जैसे कि ये दोनों पागल हो गए हों। जबकि सिया अच्छी तरह समझ रही थी उनके हंसने की वजह, इसलिए उसने घूर कर उनकी तरफ देखा, लेकिन उन दोनों की हंसी आउट ऑफ कंट्रोल थी। किसी तरह खुद को संभालते हुए जानवी ने कहा, अरे रिया आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको सिया की नहीं, उन गुंडों की फिक्र करनी चाहिए जो सिया से पंगा लेते हैं। उसकी इस बात पर विवान ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, और नहीं तो क्या मॉम, आप भी पालतू में इस लड़की की टेंशन लेती हैं। ये तो चलता फिरता आग का गोला है,
खुद तो नहीं जलती, लेकिन जो इससे उलझेगा उसे जला के राख कर देगी। उन दोनों की बातें सुनकर सिया गुस्से में उन्हें घूरने लगी, और जब उन दोनों ने सिया की तरफ देखा तो तुरंत समझ गए कि सिया किसी भी वक्त उन पर फट सकती है। इसलिए वो दोनों जल्दी से दादाजी के पीछे जाकर छुप गए। इस लड़ाई को विराम चिन्ह देते हुए दादाजी बोले, बस बहुत हो गया, चलिए पूजा का समय हो गया है, अंदर चलिए। फिर सभी लोग मंदिर के अंदर चले गए। युवराज पूजा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था कि तभी दादाजी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे युवराज और सिया दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब पूजा की तैयारी के बाद सभी लोग मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंच चुके थे। युवराज पंडित जी के साथ पूजा के लिए बैठा था और दादाजी, रिया, जानवी, विवान और बाकी परिवारजन मंदिर के गर्भगृह के पास आ गए थे। सिया भी धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश करती है। पूजा की शुरुआत होती है और युवराज भगवान श्याम की पूजा पूरी श्रद्धा से कर रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उलझन और चिंता साफ झलक रही थी। सिया ने उसे देखा और महसूस किया कि वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है, जैसे उसके कंधों पर कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। पूरी पूजा के दौरान सभी की नज़रें युवराज पर टिकी थीं, लेकिन जैसे ही पूजा समाप्ति के करीब पहुंची, दादाजी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सभी की जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। युवराज, दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें पूजा अब अपनी पत्नी के साथ करनी होगी। दादाजी की बात सुन सभी चौंक गए। परिवार के कुछ सदस्यों को इस बारे में जानकारी थी, लेकिन बाकी सब सन्न थे। मेरी पत्नी? युवराज ने हैरानी, गुस्से और नाराजगी से मिश्रित स्वर में कहा। इसका क्या मतलब है दादाजी? मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की है। दादाजी ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें पूजा अपनी पत्नी के साथ करनी होगी, और तुम्हारी पत्नी कोई और नहीं बल्कि सिया है। अब चौंकने की बारी सिया की थी। उसने अविश्वास से दादाजी की ओर देखा और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मेरी शादी? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई शादी नहीं की। सिया और युवराज को अपनी बात न मानते देख दादाजी ने एक मैरिज सर्टिफिकेट निकाला जिस पर सिया और युवराज दोनों के सिग्नेचर थे। उसे देखकर दोनों को गहरा झटका लगा। सिया ने अब अभय की ओर देखा, जो उससे नजरें चुरा रहे थे। सिया कुछ कहने ही वाली थी कि उसे याद आया कुछ दिन पहले अभय ने उससे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए थे। अब उसे समझते देर नहीं लगी कि वही मैरिज सर्टिफिकेट था। सिया कुछ नहीं बोली, बस शून्य सी नज़र से अभय को देखती रही। उसे उस अभय से ये उम्मीद नहीं थी जिसे वो अपना बड्डी कहती थी, जो उसकी जिंदगी में उसकी माँ की जगह था। उसी ने उससे ये सब छुपाया। एपिसोड 12। युवराज के दिमाग में इस वक्त कई सवाल घूम रहे थे। उसका दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन सिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो बस चुप थी, क्योंकि वो भी इस परिस्थिति में पूरी तरह से फंसी हुई थी। युवराज ने अपना गुस्सा काबू करते हुए दादाजी से कहा, पर दादाजी ये क्या है? मुझे तो मानवी से शादी करनी थी, ये सब अचानक क्या हो रहा है? सिया भी चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी गहरी उलझन थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। उसकी नज़रें युवराज पर टिकी थी, लेकिन युवराज ने उसे बस एक नज़र देखा और फिर दूसरी तरफ मुड़ गया। इसी दौरान रिया, जानवी और विवान भी अंदर आ चुके थे और उनका ध्यान इस पूरी स्थिति पर था। रिया और जानवी ने एक दूसरे को इशारे से पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या ये सब सच है? दादाजी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये तय किया गया है और अब इसे निभाना होगा। युवराज और सिया के बीच अब भी एक खामोशी थी, जो दोनों के दिलों में अनजाने सवालों और संकोच को और बढ़ा रही थी। युवराज का दिमाग अंदर ही अंदर घमासान से गुजर रहा था। एक ओर मानवी के साथ रिश्ते का विचार और दूसरी ओर सिया, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। ये सब उसे गहरे उलझन में डाल रहा था। आगे वो दोनों कुछ कहते, उससे पहले ही दादाजी ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये मंदिर परिसर है, बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ तमाशा न करें।
और युवराज, आप भूल रहे हैं कि ये पूजा आपके भाई के लिए रखी गई है, जिसे आपको बिना किसी तमाशे के पूरा करना है। दादाजी की बात सुनकर युवराज ने अपनी मुट्ठियां कस ली। वो दादाजी को कुछ नहीं कह सकता था। वो उनकी बहुत इज्जत करता था। उसने गुस्से में अपने जबड़े भींच लिए और नफरत की भावना से सिया की ओर देखा, क्योंकि उसी की वजह से वो अपने प्यार मानवी से अलग हो रहा था। युवराज ने अपने मन में कहा, अब समझ आया क्यों तुम उस रात किसी अजनबी के लिए उन गुंडों से भिड़ गई थी। ये सब तुम्हारी एक सोची समझी साजिश थी मल्होत्रा फैमिली में घुसने की। तुम अच्छी तरह जानती थी कि उस शॉप में मेरी बहन भी है, जिसकी नज़र में आने के लिए तुमने इतना बड़ा खेल खेला, ताकि मल्होत्रा फैमिली तुमसे इम्प्रेस हो जाए, और मैं बेवजह तुमसे इम्प्रेस हो गया था। तुम जैसी लड़कियां पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। नफरत है मुझे तुमसे। तुमने मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया है। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। अगर तुम्हें अपने इस किए पर पछतावा ना हुआ तो मेरा नाम भी युवराज मल्होत्रा नहीं। युवराज ने गुस्से और नफरत से सिया की ओर देखा, जो खुद वहां भूत की तरह खड़ी थी, जैसे उसे गहरा सदमा लग गया हो। लेकिन युवराज ने अपने गुस्से, नफरत और अपने प्यार से दूर होने के गम में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जैसे उसे इस शादी के लिए फोर्स किया गया है, उसके साथ धोखा हुआ है, वैसे ही सिया के साथ भी धोखा ही हुआ है। इस बीच पूजा का समय हो चुका था। दादाजी ने युवराज और सिया को आमंत्रित किया और कहा, चलो पूजा शुरू करते हैं। दादाजी की बात सुनकर दोनों अंदर जाने लगे, क्योंकि वो दोनों मंदिर परिसर में अजनबी लोगों के बीच अपने परिवार का तमाशा नहीं बनते देखना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने चुपचाप पूजा करने में ही भलाई समझी, क्योंकि अपने सवालों के जवाब तो वो अब घर जाकर जरूर लेंगे। एपिसोड 13। जैसे ही दोनों मंदिर के अंदर गए, युवराज और सिया का एक दूसरे से संपर्क बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन उनकी अंतरात्मा की बेचैनी एक दूसरे से जुड़ रही थी। फिर दोनों ने मिलकर पंडित जी के निर्देशानुसार विक्रम की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। जहां सिया और युवराज के बीच माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, वहीं आहना के मन में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उसे सिया पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ गई थी। वो इस बात से बेहद खुश थी कि अब उसकी खूबसूरत फाइटर गर्ल उसकी भाभी बन गई है। वहीं जानवी के मन में भी एक संतोष था कि सिया अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। 2 साल पहले जो कुछ हुआ, वो उसे भूलकर अपनी राह पर चलेगी। उसे युवराज में सिया के लिए एक आदर्श जीवनसाथी दिख रहा था। अभय ने मन ही मन कहा, जानता हूं प्रिंसेस, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। तुम्हारा दिल मैंने तोड़ा है, लेकिन ये करना जरूरी था। बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें अभी जाननी बाकी हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा भारत लौटने का मकसद क्या है, लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए ये कदम जरूरी था। तुम समझदार हो, मुझे यकीन है कि तुम अपने बड़ी को जरूर समझोगी। सिया अपने मन में सोच रही थी, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया बड़ी। मेरा भारत आने का मकसद कुछ और है। मुझे अपनी माँ के हत्यारे तक पहुंचना है, और आपने मुझे इस शादी के बंधन में बांध दिया। लेकिन मेरा नाम सिया कपूर है। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी माँ को न्याय दिलाना, उनके साथ हुए अन्याय का बदला लेना, और जो भी इसमें शामिल था उसे सजा दिलवाना। इस लक्ष्य को पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, न ये शादी, न कोई रिश्ता। ये रिश्ता मेरे लिए जबरदस्ती थोपा गया एक बंधन है, जिसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। आज इस मंदिर में भगवान श्याम को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेती हूं कि मैं अपनी माँ के हत्यारे तक जरूर पहुंचूंगी। मैं अपने मकसद को जरूर पूरा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। अब पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर में हलचल तेज हो चुकी थी। सभी सदस्य पूजा की सफलता पर प्रसन्न थे, लेकिन सिया के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। पूजा के बाद युवराज हमेशा विक्रम के नाम पर दान पुण्य करता था, इसलिए वो वहां से जा चुका था। अभय सिया के पास आए और बोले, प्रिंसेस बेटा, तुमने पूजा में बहुत अच्छा समय बिताया।
मुझे खुशी है कि तुम हमारी परंपराओं का सम्मान कर रही हो। सिया ने उन्हें तीखी नजरों से देखा और बोली, परंपराओं का सम्मान या मुझे एक जाल में फंसाने की कोशिश? अभय कुछ कहने ही वाले थे कि सिया बिना कुछ सुने वहां से चली गई। परिवार के अन्य सदस्य उसे चुपचाप जाते हुए देख रहे थे। जानवी उसके पीछे जाने लगी, लेकिन सिया ने उसे रोकते हुए कहा, जानवी, तुम्हें अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। बहुत वक्त बाद तुम सबसे मिल रही हो, इसलिए तुम अभिजीत दादू के साथ घर जाओ। नहीं सिया, इस समय तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। सिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं ठीक हूं जानवी, और वैसे भी क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? सिया की बात सुनकर जानवी आगे कुछ नहीं कह सकी और वहीं खड़ी रह गई। सिया वहां से बिना किसी से बात किए चुपचाप निकल गई। रिया अभय के पास आई और मुस्कराकर बोली, अभय, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी प्रिंसेस आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएगी। देखना, वो बहुत जल्द अपने बड़ी के पास आएगी, खूब बातें करेगी और आप दोनों मिलकर मेरी नाक में दम कर देंगे। एपिसोड 14। रिया की बात सुनकर अभय हल्के से मुस्कराए, किंतु उनके चेहरे पर छिपा दर्द स्पष्ट रूप से झलक रहा था। सिया की नाराजगी उन्हें सहन नहीं हो रही थी। रिया ने आगे कहा, हमें उसे समय देना होगा अभय। ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप तो जानते ही हैं, 2 वर्ष पूर्व उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद से ही वो रिश्तों से दूर भागती रही है। और अब उसकी शादी, वो भी बिना उसे बताए, ये सब उसके लिए सहज नहीं हो सकता। इधर सिया क्रोध से भरी हुई मंदिर से बाहर निकल आई। उसने अपनी कार स्टार्ट की और बिना किसी को बताए तेज रफ्तार से निकल पड़ी। सिया कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई भी खरीद सके। ये विवाह मेरी जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता। मुझे अपने निर्णय स्वयं लेने हैं। वो हाईवे पर गाड़ी चला रही थी। सड़क पर सन्नाटा था, केवल उसकी गाड़ी की आवाज गूंज रही थी। कुछ किलोमीटर चलने के पश्चात अचानक उसकी कार डगमगाने लगी। उसने देखा कि एक टायर पंचर हो गया है। सिया झुंझलाकर बोली, अब यह भी होना था। वाह, किस्मत भी अब मेरी दुश्मन बन गई है। सिया कार से उतरी। उसने ट्रंक से जैक और स्पेयर टायर निकाला और स्वयं ही टायर बदलने लगी। वैसे तो उसे यह काम अच्छी तरह आता था, लेकिन आज उसका गुस्सा किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। उसे कठिनाई हो रही थी, परंतु वह जिद्दी थी। मैं किसी की मदद नहीं लूंगी, मैं खुद कर सकती हूं। उसी समय एक बाइक हाईवे से गुजरी। बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़ी कार और झुकी हुई लड़की को देखा। उसने बाइक धीमी की और पहचान भरी निगाहों से देखा। ये तो वही है, क्यामत, मेरी क्यामत। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। लगता है कायनात भी हमें मिलाने को बेताब है। उसने बाइक रोकी और मुस्कुराते हुए कहा, अकेले टायर बदलने की कोशिश करना हिम्मत की बात है। क्या तुम्हें सहायता चाहिए? सिया ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए फिर से अपने काम में लग गई। वो कठोर स्वर में बोली, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। बाइक सवार हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। वैसे एक सुझाव दूं? यदि तुम जैक को थोड़ा और ऊपर उठाओगी तो काम आसान हो जाएगा। सिया ने उसे कड़ी नज़र से देखा और कहा, अगर इतना आता है तो खुद क्यों नहीं कर लेते? बाइक सवार ने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपने दम पर कुछ करते हैं। वैसे क्या ये पहली बार है जब तुम गाड़ी ठीक कर रही हो? सिया ने बिना उत्तर दिए टायर बदलने का प्रयास जारी रखा। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर शांत स्वर में बोला, तुम्हें पता है, उस रात तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया था। अकेली तुम और 4 लोग, फिर भी तुमने सबको धूल चटा दी। सिया ने अचानक उसकी ओर देखा और बोली, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैंने क्या किया? उसने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं वो हूं जो सही समय पर गलत जगह पर था। मैंने देखा था, लेकिन तुमसे मिल नहीं पाया। वैसे मेरा नाम अर्श अरोड़ा है, नाम तो सुना ही होगा। सिया ने उसकी बातों को अनदेखा किया, टायर बदला और खड़ी हो गई। फिर उसने अर्श की ओर देखकर कहा, सुनो, मैंने तुम्हारा नाम कभी सुना नहीं और ना ही तुम्हें कभी देखा है, मिस्टर अर्श अरोड़ा। तुम अपनी बाइक पर वापस जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी बहादुरी भले दूसरों के लिए प्रेरणा हो, पर मेरे लिए तो वो मेरी कयामत थी। मिस सिया कपूर, अर्श ने कहा। अर्श की मुख से अपना नाम सुनकर सिया ने संकुचित दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो?
और मैं इस समय यहां हूं और तुम भी। इसका क्या अर्थ निकालूं? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? अर्श ने कोई उत्तर नहीं दिया और सहजता से बोला, अकेले रहना तुम्हारी आदत लगती है, लेकिन अगर कभी तुम्हें किसी की जरूरत महसूस हो तो मुझे ढूंढ लेना। मैं अर्श हूं और तुम्हें देखना मेरे लिए केवल इत्तेफाक नहीं है। अर्श बाइक पर बैठा और मुस्कराते हुए बोला, वैसे कयामत। उम्मीद करता हूं कि अगली बार तुम्हारा टायर पंचर न हो। वो बाइक स्टार्ट करके चला गया और सिया चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। तभी दूर से एक कार की हेडलाइट नजर आई। वो युवराज की कार थी। उसने सड़क किनारे खड़ी सिया को देखा और गाड़ी रोक दी। उसने सिया और अर्श को साथ बातचीत करते हुए देख लिया था। युवराज अर्श को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि अर्श उसका व्यापारिक प्रतिद्वंदी है। जब भी ये दोनों एक जगह होते हैं, उनका टशन हमेशा उच्च स्तर पर होता है। युवराज ने सिया और अर्श की बातें तो नहीं सुनी थीं, पर उन्हें एक साथ देखा अवश्य था। सिया का उसकी जिंदगी में यूं अचानक आना, फिर उसकी पत्नी बन जाना और अब इस सुनसान हाईवे पर अर्श के साथ दिखाई देना, ये सब युवराज को ठीक नहीं लग रहा था। सिया के प्रति उसके मन में अब और अधिक अविश्वास और गुस्सा भर गया था। उसे लग रहा था कि सिया को उसकी जिंदगी में जानबूझकर भेजा गया है। युवराज ने अपने सहायक रेयान को कॉल करते हुए कहा, मुझे उस लड़की सिया की, जिसे मेरे दादाजी ने मेरी पत्नी बना दिया, पूरी जानकारी चाहिए, जल्द से जल्द। ठीक है सर। एपिसोड 15। युवराज। अर्श को भली भांति पहचानता था, क्योंकि अर्श उसका व्यापारिक प्रतिद्वंदी था। जब ये दोनों एक ही स्थान पर उपस्थित होते, उनके बीच का टकराव एक अलग ही स्तर पर होता। युवराज ने सिया और अर्श की बातचीत तो नहीं सुनी थी, किंतु उन्हें साथ में अवश्य देखा था। सिया का उसकी जिंदगी में यूं अचानक आना और उसकी पत्नी बन जाना, और अब इस सुनसान हाईवे पर अर्श के साथ दिखाई देना, ये सब युवराज को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। सिया को लेकर उसके मन में जो नफरत थी, वो अब और भी अधिक बढ़ चुकी थी। उसे लग रहा था कि सिया को उसकी जिंदगी में जानबूझकर भेजा गया है। युवराज ने अपने सहायक रेयान को कॉल किया। मुझे उस लड़की सिया की, जिसे मेरे दादाजी ने मेरी पत्नी बना दिया है, पूरी जानकारी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है सर। अब आगे। युवराज राजस्थान से दिल्ली सड़क मार्ग द्वारा आकर सीधा अपनी कंपनी चला गया था। इस समय वो अत्यंत क्रोधित था और काम में डूबकर अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था, परंतु बार बार उसके मन में दिन भर की घटनाएं घूम रही थीं, विशेषकर सिया को अर्श के साथ देखना। ये सब उसे भीतर से विचलित कर रहा था। आखिरकार जब वो स्वयं को संभाल नहीं पाया, तो उसने अपने केबिन में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। रोहित को पता था कि युवराज इस समय कंपनी में ही होगा, इसलिए वो उससे मिलने वहां पहुंचा। रोहित युवराज को सिया के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता था कि सिया दिव्या आंटी की बेटी है। युवराज को इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके लिए सिया अभी भी एक अनजान लड़की थी, लेकिन रोहित कुछ कह पाता इससे पहले ही युवराज के केबिन के द्वार पर दस्तक हुई। दरवाजे पर उसका व्यक्तिगत सहायक रेयान खड़ा था। रेयान के हाथ में एक फाइल थी। उसने कहा, सर, आपने जो जानकारी निकलवाने के लिए कहा था, वो सब इस फाइल में है। युवराज ने फाइल ले ली और जैसे ही वो उसे खोलने वाला था, रोहित का फोन बज उठा। फोन पर किसी की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर चिंता स्पष्ट छलकने लगी। उसने तुरंत कहा, मैं अभी आता हूं। रोहित की ऐसी हालत देखकर युवराज ने पूछा, क्या हुआ रोहित, सब ठीक है ना? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें फिर से परेशानी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुनते ही युवराज भी चिंतित हो गया। उसने रोहित से कहा, तुम चिंता मत करो रोहित, दादाजी को कुछ नहीं होगा। हम डॉक्टर अव्यार को जल्द से जल्द खोज लेंगे। खोज लेंगे, खोज लेंगे, कब से यही तो कर रहे हैं हम युव। लेकिन हुआ क्या? हमें तो ये भी नहीं पता कि डॉक्टर अव्यार इस समय कहाँ हैं। युवराज भी परेशान था, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, कुछ भी हो, डॉक्टर अव्यार को हम ढूंढ कर ही रहेंगे। फिलहाल हमें दादाजी के पास चलना चाहिए। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया। युवराज ने तुरंत रेयान से कहा, सारे कार्य अभी के लिए स्थगित कर दो रेयान।
हमें किसी भी हालत में डॉक्टर अव्यार का पता लगाना है, जो भी करना पड़े। मुझे उसका संपर्क सूत्र चाहिए, और वो भी तुरंत। रेयान ने हामी भरी और कहा, ठीक है सर। इसके बाद वो तुरंत अपने कार्य में लग गया। उसने जो सिया की फाइल लाई थी, उसे युवराज के केबिन में साइड टेबल पर रख दिया। युवराज ने उस फाइल को देखा तक नहीं। युवराज और रोहित तुरंत अस्पताल के लिए निकल गए, जहां रोहित के दादाजी अभिजीत खन्ना को भर्ती कराया गया था। आगे की कहानी सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।